हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। हम फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्टडी कर रहे हैं और स्टडी करते करते हम कहाँ पहुँच गए हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनी तक। लार्जेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जॉइंट स्टॉक कंपनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा फॉर्म है। हमने सोल प्रोप्राइटरशिप से स्टार्ट किया था, जो सिंगल पर्सन ओरिएंटेड होता है, जिसमें सिंगल पर्सन उसको फॉर्म करता है। और अब हम पहुंच गए हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी तक। तो आज हम स्टडी करेंगे जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में। पहले देखते हैं कि इंडिया में जॉइंट स्टॉक कंपनी कब इंट्रोड्यूस हुई, यानी उससे रिलेटेड इंडिया में जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में कब से स्टार्टिंग हुई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज सीमा शर्मा, वेलकम यू ऑन माय चैनल। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में इंडिया में क्या है, द जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट 1956, यानी इससे रिलेटेड जो एक्ट फॉर्म हुआ वो हुआ 1956 में। द जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट 1956 रेगुलेट द फॉर्मेशन, यानी कंपनी को फॉर्म करने से रिलेटेड, एक्सटेंशन कंपनी को बढ़ाने से रिलेटेड, फंक्शनिंग कंपनी की वर्किंग से रिलेटेड, एंड लिक्विडेशन, लिक्विडेशन का मीनिंग होता है कंपनी को क्लोज करना, बंद करना। उससे रिलेटेड जितने भी फंक्शन हैं, लिक्विडेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, तो उससे रिलेटेड, यानी इन सब चीज़ों से रिलेटेड अगर कुछ रूल्स और रेगुलेशन किसी भी जॉइंट स्टॉक कंपनी से रिलेटेड हैं तो वो किस एक्ट में आएंगे, जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट 1956। जनरल लैंग्वेज में हम सुनते हैं कंपनी, यस, जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड कंपनी इज सिमिलर वर्ड्स। हम जनरल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, कंपनी बोलते हैं, और वैसे स्टडी करते हैं तो इसको जॉइंट स्टॉक कंपनी के नाम से जाना जाता है। तो ये आज आपके लिए इंट्रोडक्शन था कि इंडिया में इसके लिए कौन सा एक्ट है, कंपनीज एक्ट 1956। चलिए अब इसका मीनिंग देख लेते हैं कि मीनिंग क्या होता है, जॉइंट स्टॉक कंपनी का मीनिंग क्या है। अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स क्रिएटेड बाय लॉ फॉर कैरिंग ऑन lawful business having separate legal identity from its member with perpetual succession and common seal। यानी ऐसा आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी बर्थ बाय नेचर नहीं होती, ये ह्यूमन मीन से बर्थ नहीं लेता, या बाय नेचर इसकी बर्थ नहीं होती। इसको कैसे बनाया जाता है, लीगली फॉर्म किया जाता है, ठीक है, कानून के अंडर में इसको फॉर्म किया जाता है। सो दैट इसको क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं। क्रिएटेड बाय लॉ फॉर कैरिंग ऑन लॉफुल बिजनेस एक्टिविटीज़, यानी कैसी एक्टिविटीज़ करेगा, लॉफुल करेगा, यानी बिजनेस तो करना है पर कैसा करना है, लॉफुल करना है, जो इलीगल ना हो, ठीक है। और इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, फ्रॉम इट्स मेंबर, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है अपने मेंबर से। यानी जैसे मैंने आपको कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में बताया था कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है और कोऑपरेटिव सोसाइटी का इसके मेंबर से अलग एग्जिस्टेंस होती है। सेम हेयर, यहाँ पे भी कंपनी को रजिस्टर्ड कराते हैं क्योंकि इसका तो फॉर्मेशन ही कैसे हो रहा है, लॉ से हो रहा है, तो इसका रजिस्ट्रेशन तो कंपलसरी है। और जब हम रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं कंपनी का, तो कंपनी की इसके मेंबर से अलग एग्जिस्टेंस होती है, कंपनी अलग है, उसके मेंबर्स अलग हैं। मेंबर्स के आने जाने से, इनकैपेसिटी से, डेथ से, इंसॉल्वेंसी से कंपनी के स्ट्रक्चर को, कंपनी के फॉर्मेशन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसी को बोलते हैं सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। और कंपनी कंटिन्यूस चलती रहती है, इसको बोलते हैं परपैक्चुअल सक्सेशन, कंपनी लगातार चलती रहती है। एंड अ कॉमन सील, जैसे कोई ह्यूमन बीइंग अपने किसी चीज़ को एक्सेप्ट करता है तो वो क्या करता है, अपने सिग्नेचर करता है, ठीक है, साइन करता है ना अपने, तो वो साइन करता है। तो कंपनी जब आर्टिफिशियल पर्सन है तो वहाँ कोई ह्यूमन बीइंग तो है नहीं कि जो साइन कर देगा। तो कैसे पता चले कि ये चीज़ कंपनी ने एक्सेप्ट की है, तो क्या करेगी कंपनी, कंपनी अपनी एक सील, स्टैम्प जिसको बोलते हैं, वो सील बनाती है। और उस सील को जब किसी पेपर पे लगा दिया जाता है तो ये माना जाता है कि ये इस पेपर पे लिखी हुई बात कंपनी एक्सेप्ट करती है। तो इसकी क्या होती है, अपनी एक कॉमन सील होती है, ठीक है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उस पर क्या लगी रहेगी, कॉमन सील लगी रहेगी। आगे देखिए सेक्शन 220
of Companies Act 2013 defines a company as a company incorporated under this act or any other previous company law. यानी इसके लिए एक और नया एक्ट बना था, कंपनीज एक्ट 2013. तो हमने 1956 वाला एक्ट देखा, उसके बाद एक कंपनीज एक्ट और बना, कौन सा, 2013. तो इन दोनों के अंडर में रजिस्टर्ड जो भी इनकॉर्पोरेटेड फॉर्म है उसको हम कंपनी कहते हैं. यानी चाहे वो 1956 के अंडर में हो और चाहे वो 2013 के अंडर में हो, जो भी कंपनी इन दोनों लॉज के अंडर में रजिस्टर्ड है उसको हम जॉइंट स्टॉक कंपनी कहते हैं. अब देखिए फीचर्स क्या हैं इसके. फर्स्ट देखिए आर्टिफिशियल पर्सन. मैंने आपको क्लियरली बताया कि ये आर्टिफिशियल पर्सन है. क्यों है? क्योंकि इसको कैसे फॉर्म किया गया है, लीगली फॉर्म किया गया है. ये नेचुरल पर्सन नहीं है. ये हमारी तरह ब्रीथ नहीं कर सकती, बोल नहीं सकती, चल नहीं सकती, खाना नहीं खाती है, बट क्या करती है, हाँ असेट्स परचेज कर सकती है, लाइबिलिटीज़ ले सकती है, अपने नाम से प्रॉपर्टीज़ ले सकती है. सो दैट इसको क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं. देखिए एवरी कंपनी इज़ रिक्वायर्ड टू बी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. इट डज नॉट टेक बर्थ लाइक नेचुरल पर्सन. नेचुरल पर्सन की जैसे इसकी बर्थ नहीं होती है. It is an artificial person and created by law and the only law can end it. इसको बनाते भी लॉ से हैं और इसका एंड भी कैसे होता है, लॉ से ही होता है. Like that of the natural person, it can ओन प्रॉपर्टी. इसकी अपनी प्रॉपर्टी हो सकती है, ये प्रॉपर्टी परचेज कर सकती है. कंपनी अपने नाम से प्रॉपर्टी परचेज कर सकती है. डेप्ट इनकर डेप्स, लोन ले सकती है. द सुइट अगेंस्ट द डेटर्स, केस कर सकती है. सुइट का मतलब हुआ केस कर सकती है. बी शूड बाय द क्रेडिटर्स, और इस पर केस हो भी सकता है. ये केस भी कर सकती है और इस पर केस हो भी सकता है. Enter into contract with others under its own name but cannot be imprisoned. ये अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है. तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं, क्योंकि ये सारे काम किसके जैसे कर रही है, आर्टिफिशियल पर्सन की जैसे कर रही है पर्सन बस. हाँ ये नेचुरल पर्सन नहीं है, ये आर्टिफिशियल पर्सन है. नेक्स्ट देखिए सेपरेट लीगल आइडेंटिटी. इसकी अपनी आइडेंटिटी होती है, लीगल आइडेंटिटी, क्योंकि इसको लॉ से फॉर्म करते हैं तो इसकी मेंबर से अलग इसकी आइडेंटिटी होती है. मेंबर के आने या जाने से इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. A company is being created under law has separate legal identity from its member. Any of its member can enter into contract with others. A member cannot bind the company by this act और डीलिंग विद द थर्ड पार्टीज़. अगर मेंबर्स इसके कोई भी डीलिंग करते हैं किसी भी थर्ड पार्टी से तो कंपनी उसके लिए बाइंड नहीं होती है, क्योंकि मेंबर्स की आइडेंटिटी अलग है और कंपनी की आइडेंटिटी बिल्कुल अलग है. द कंपनी कैन फाइल अ सूट अगेंस्ट इट्स मेंबर्स एंड इट्स मेंबर कैन ऑल्सो सू कंपनी. कंपनी अपने मेंबर्स को क्लेम कर सकती है, ठीक है, उन पे केस कर सकती है और मेंबर्स कंपनी पे क्लेम कर सकते हैं, केस कर सकते हैं. फर्दर अ शेयर होल्डर इज़ नॉट लायबल फॉर द एक्ट ऑफ कंपनी इवन दो ही मे होल्डिंग ऑल शेयर्स ऑफ दैट कंपनी. हाँ एक शेयर होल्डर ने जिसने खूब सारे शेयर्स ले रखे हैं और वो एज अ ओनर वर्क कर रहा है, वो शू नहीं कर सकता, केस नहीं कर सकता. अदरवाइज सारे मेंबर इसके केस कर सकते हैं, शू करने की कैपेसिटी रखते हैं, क्योंकि इसकी अपनी लीगल आइडेंटिटी होती है. उसके बाद देखिए फॉर्मेशन. इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, एक्ट के अंडर ही होता है, एक्ट से ही फॉर्म होती है. एवरी कंपनी इज़ फॉर्म्ड एंड इनकॉर्पोरेटेड अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 विद द हेल्प ऑफ एन ऑफिशियर कॉल्ड रजिस्ट्रार. इसका रजिस्ट्रेशन करने वाला जो ऑफिसर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रजिस्ट्रार बोलते हैं. और रजिस्ट्रार क्या करता है, इसको रजिस्टर्ड करता है. तो इसके बाद इसके इनकॉर्पोरेशन होता है. इनकॉर्पोरेशन वगैरह का जो स्टेप है वो कंपनी के फॉर्मेशन के स्टेप्स जो आएंगे उसमें आपको क्लियर हो जाएंगे. उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा कि कंपनी का फॉर्मेशन कैसे होता है और उसके क्या क्या स्टेप्स है. तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि इनकॉर्पोरेशन क्या होता है. बस अभी ये जान लीजिए कि कंपनी की फॉर्मेशन से रिलेटेड एक स्टेप है. तो कंपनी का फॉर्मेशन कैसे होता है, लॉ के थ्रू होता है. तो कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड करवा के कंपनी का फॉर्मेशन किया जा सकता है. नेक्स्ट देखिए परपेचुअल सक्सेशन. अ कंपनी enjoys its continuous existence. The member may come or go, but its existence is not affected by
admission, death, lunacy, insolvency of shareholders or director as in case of partnership or sole proprietorship. आपने क्या पढ़ा था? सोल प्रोप्राइटरशिप में तो क्या होता था कि ओनर को अगर कुछ भी हो जाता था तो सोल प्रोप्राइटरशिप ऑटोमेटिकली फिनिश हो जाती थी, क्योंकि उसमें हमने माना था कि लीगल आइडेंटिटी दोनों की एक ही होती है। पार्टनरशिप में भी यही प्रॉब्लम थी कि अगर पार्टनर्स को कुछ हो जाता है तो एक बार पार्टनरशिप ख़त्म हो जाती है। हाँ, बाकी बचे हुए पार्टनर चाहे तो उसको कंटिन्यू रख सकते थे, पर उसके लिए उन्हें अलग से क्या बनाना पड़ता था? डीड बनानी पड़ती थी, एग्रीमेंट करना पड़ता था। बट कंपनी में इसका कोई असर नहीं होता। मेंबर्स चाहे आए चाहे जाए, कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई शेयर होल्डर है, अगर शेयर्स अपने बेच भी देता है तो उससे कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डायरेक्टर कोई हो चाहे कोई, किसी को हटा दिया जाए, कंपनी को इससे फ़र्क नहीं पड़ता। कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन यानी कंपनी कंटिन्यूस एग्जिस्टेंस में रहती है। अब देखिए इसका कंट्रोल कैसा होता है? जॉइंट स्टॉक कंपनी हैव डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। डेमोक्रेटिक यानी इतने सारे मेंबर्स हैं इसके, कंपनी बहुत बड़ा फॉर्मेशन है और इसमें ये बहुत बड़े लोगों का एसोसिएशन है जिसमें बहुत सारे ग्रुप ऑफ पर्सन्स होते हैं। तो इसका एसोसिएशन है तो सही, पर इसका मैनेजमेंट और कंट्रोल कैसा होता है? डेमोक्रेटिक होता है, यानी सभी लोग मिलकर डिसीजन लेते हैं। दैट इज़ इवन though the shareholder are owner of the company, all of them cannot participate in the management of the company and having no right to be involved in the day to day activities. हाँ, शेयर होल्डर्स कंपनी के ओनर्स होते हैं, पर सभी शेयर होल्डर्स क्या करते हैं? पार्टिसिपेट नहीं करते हैं डे टू डे एक्टिविटीज़ में, और वो आते भी नहीं हैं कंपनी में ये सब डे टू डे एक्टिविटीज़ को संभालने के लिए। तो नॉर्मली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को फॉर्म किया जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को फॉर्म किया जाता है और उनको फॉर्म कौन करता है? शेयर होल्डर्स करते हैं। तो शेयर होल्डर्स अपने वोटिंग से बोर्ड ऑफ मेंबर्स जो होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर होते हैं, उनको चूज़ करते हैं, और वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो मेंबर होते हैं वो कंपनी को कंट्रोल करने और उससे रिलेटेड डिसीजन लेने का काम करते हैं। तो इस तरीके से कंपनी का जो कंट्रोलिंग होता है वो डेमोक्रेटिक होता है, और मैनेजमेंट प्रॉपर्टी किसके हाथ में होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में होता है। नेक्स्ट देखिए लाइबिलिटी क्या है? देखिए आपने पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप में लाइबिलिटी कैसी होती है? सोल प्रोप्राइटर की अनलिमिटेड होती है। इसका मतलब क्या है? उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी सेल हो सकती है, किसको? डेब्ट्स को कवर करने के लिए। पार्टनरशिप में भी सेम थिंग थी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है और पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी सेल हो सकती है डेब्ट्स को, पार्टनरशिप फर्म की डेब्ट्स को कवर करने के लिए। बट जॉइंट स्टॉक कंपनी का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि इसमें लाइबिलिटी मेंबर्स की जो होती है, शेयर होल्डर की, वो लिमिटेड होती है। कितने अमाउंट तक? जितने उन्होंने शेयर्स परचेज कर रखे हैं। जैसा मैंने आपको कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस में बताया कि कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस में भी जो मेंबर जितने शेयर लेता था वो रिमेनिंग अमाउंट जितना उसने पे कर दिया है, उसके अलावा जितना भी अमाउंट उसका अनपेड है वो उसके लिए ही लायबल है। सेम वैसा ही यहाँ पर जितने वैल्यू ऑफ शेयर्स परचेज कर रखे हैं किसी भी शेयर होल्डर में, उसके रिमेनिंग अमाउंट जो भी अनपेड अमाउंट है वो उसके लिए ही लायबल होता है। बाकी उसकी लायबिलिटी कैसी होती है? लिमिटेड होती है, अनलिमिटेड नहीं होती है। तो ये एक बेनिफिट इसमें होता है। तो लायबिलिटी मेंबर्स की कैसी हुई? लिमिटेड लायबिलिटी हुई। नेक्स्ट देखिए कॉमन सील। हर फर्म की, हर कंपनी की क्या होती है? अपनी एक कॉमन सील होती है। ठीक है, कॉमन सील का मतलब हुआ कि ह्यूमन बीइंग तो क्या कर सकता है? सिग्नेचर कर सकता है, एक आदमी, एक नेचुरल पर्सन सिग्नेचर कर सकता है, पर कंपनी क्या करेगी? कंपनी सील यूज़ करती है। सिंस अ कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन इट कैन नॉट पुट इट्स सिग्नेचर और एनी डॉक्यूमेंट, कोई सिग्नेचर नहीं कर सकती वो। देयरफॉर इट इज़ स्टैट्यूटरी फॉर एवरी कंपनी टू हैव अ सील ऑन विच द नेम ऑफ द कंपनी इज़ एनग्रेव्ड। ऐसी सील हर कंपनी को बनाना ज़रूरी है जिस पर उसका नाम खुदा हुआ होगा। ठीक है, जिसको देखकर ये पता चल जाएगा कि हाँ, कंपनी के थ्रू इस डॉक्यूमेंट पे लिखी हुई बातें एक्सेप्टेड है। तो इसी को बोलते हैं कॉमन सील। हर कंपनी को अपनी कॉमन सील बनाना, ठीक है, कंपलसरी होता है। अ फिक्सिंग ऑफ सील कैन एनी
affixing of seal on any document signifies the signature of the company. अगर किसी भी डॉक्यूमेंट पे कंपनी की सील लगी हुई है तो वो क्या शो करती है? कंपनी के सिग्नेचर को शो करती है। जिस तरीके से किसी डॉक्यूमेंट पे अगर किसी पर्सन के सिग्नेचर होते हैं तो इसका मतलब है कि ये पर्सन के थ्रू वेरीफाइड है। बिल्कुल उसी तरीके से जिस पेपर पे कंपनी की सील होती है वो उस पर लिखा हुआ जो मटेरियल है वो किससे वेरीफाइड हो जाता है? कंपनी से वेरीफाइड हो जाता है। तो ये थे आपके फीचर्स ऑफ जॉइंट कंपनी। तो समझ गए होंगे आप जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है। कंपनी फॉर्मेशन, सबसे बड़ा फॉर्मेशन, लीगल आइडेंटिटी अलग होती है, मेंबर्स की आइडेंटिटी अलग होती है। मेंबर्स के आने जाने से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कंपनी लॉन्ग ड्यूरेशन चलने वाला फॉर्म है, उसको लॉ से ही फॉर्म किया जाता है और लॉ से ही उसका एंड होता है, ठीक है ना। तो आप देखते हैं मेरिट्स इसके क्या क्या बेनिफिट्स है, क्योंकि हमने सब इससे पहले जितने भी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन थे उनके मेरिट्स और एडवांटेज स्टडी किए थे, तो उसके बेस पर इसके भी मेरिट्स और एडवांटेजेस हैं। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी के क्या एडवांटेजेस है वो देखिए। फर्स्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी। मेंबर्स की लाइबिलिटी कैसी होती है? लिमिटेड होती है, यानी उनको कितना पे करना है? जितना उनका शेयर्स का अमाउंट अनपेड है सिर्फ उसके लिए ही वो लायबल है, बाकी उनकी कोई लायबिलिटी नहीं होती है। कंपनी अगर लॉसेस में जाती है और उसके डेब्ट्स होते हैं तो उनको पे करने के लिए मेंबर उसके होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, शेयर होल्डर रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। सिर्फ उन्हें तो उतना पे करना है जितना अनपेड अमाउंट है किसका? उनके शेयर्स का, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। हाँ, कंपनी को सेल किया जा सकता है, ठीक है, कि कंपनी को कम्प्लीटली ट्रांसफ़र किया जा सकता है किसी और पर्सन को, किसी और ग्रुप को। तो कंपनी का शेयर ट्रांसफ़र हो सकता है। आपने सुना होगा कि ये कंपनी को पूरा सेल करके दूसरी कंपनी को सेल कर दिया, या उस बड़ी कंपनी ने इस छोटी कंपनी को परचेज़ कर लिया, ख़रीद लिया, अपने नाम में ले लिया, तो उसे बोलते हैं ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। कि कंपनी को क्या किया जा सकता है? सेल किया जा सकता है, इसका ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, परपेचुअल एग्जिस्टेंस। इसका एग्जिस्टेंस बना रहता है मेंबर्स के आने और जाने से, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था? सोल प्रोप्राइटरशिप में एग्जिस्टेंस नहीं होता। पार्टनरशिप में भी बहुत दिक्कत थी, एग्जिस्टेंस नहीं होता। अगर किसी भी पार्टनर की डेथ, इंसॉल्वेंसी या छोड़ के चले जाने पर पार्टनरशिप ख़त्म हो जाती है। पर इसमें क्या होता है? मेंबर से इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसका एग्जिस्टेंस हमेशा बनी रहती है। नेक्स्ट देखिए, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। क्योंकि कंपनी काफ़ी बड़ा फॉर्मेशन है और इसके पास फ़ंड भी बहुत लार्ज होता है। फ़ंड लार्ज होने के कारण वो अपना मैनेजमेंट बहुत अच्छा कर सकती है, जिससे उसके ग्रोथ और एक्सपेंशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करके अपने फंक्शनिंग को और ज़्यादा ग्रो कर सकती है और अपने वर्क को या अपने बिजनेस को और ज़्यादा एक्सपैंड कर सकती है, एक्सपेंशन कर सकती है। एफिशिएंट मैनेजमेंट। क्योंकि कंपनी के पास बहुत अच्छा फंड होता है, बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है, तो वो एक्सपीरियंस्ड और स्किल्ड और ट्रेन मैनेजर्स अपॉइंट कर सकती है। इसीलिए वो एफिशिएंट मैनेजमेंट अपॉइंट करती है और उसके वहाँ मैनेजमेंट कैसा होता है? बहुत ही एफिशिएंट और अच्छा होता है, क्योंकि उसके पास इतना फंड होता है कि वो क्वालिफाइड स्टाफ लेकर आ सकती है। लास्ट, लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल। क्योंकि कंपनी बहुत बड़ा फॉर्मेशन है और वो शेयर्स के थ्रू कैपिटल अरेंज करती है, तो बहुत लार्ज अमाउंट में फ़ंड इकट्ठा कर सकती है, कैपिटल अरेंज कर सकती है। तो ये थे आपके मेरिट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। चलिए अब देखते हैं डीमेरिट्स। क्योंकि जब किसी की मेरिट्स है तो कुछ ना कुछ डीमेरिट्स भी होगा। पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स तो सब में होते हैं कि अगर कुछ पॉजिटिव है तो कुछ ना कुछ नेगेटिव ज़रूर होगा। तो अब नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं, डीमेरिट्स क्या है जॉइंट स्टॉक कंपनी की, वो देखते हैं। फर्स्ट देखिए, कॉम्प्लेक्सिटी इन फॉर्मेशन काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती है, काफ़ी सारी परमिशन होती है, काफ़ी सारे डॉक्यूमेंटेशन होते हैं। तो फर्स्ट जो इसमें प्रॉब्लम आती है या डीमेरिट इसकी है वो है कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन। काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन वाला, काफ़ी ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन वाला पूरा प्रोसीजर होता है। तो फर्स्ट, कॉम्प्लेक्सिटी इन्फॉर्मेशन। सेकेंड, लैक ऑफ सीक्रेसी। सीक्रेट नहीं रहती इन्फॉर्मेशन, बिकॉज कंपनी को अपने अकाउंट पब्लिकली शो करने, पब्लिश करने कंपलसरी होते हैं। टाइम टू टाइम ऑडिट यानी अकाउंट्स की चेकिंग कराना भी कंपलसरी होता है। तो जितनी भी कंपनी की इन्फॉर्मेशन है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है या इंटरनल इन्फॉर्मेशन है, वो सीक्रेट नहीं रहती है। तो ये एक दूसरी डिसएडवांटेज
डिसएडवांटेजेस है कि लैक ऑफ सीक्रेसी होती है यहाँ। थर्ड देखिए, इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट, क्योंकि कंपनी क्या है, अपने आप में आर्टिफिशियल पर्सन है, तो किसी एक सिंगल पर्सन तो वो यहाँ पर ओनर है नहीं, तो सबको एक दूसरे पे काम टालने की लगी रहती है और सब एक दूसरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी सिस्टमैटिक वर्किंग जब एक पर्सन करता है। सोल प्रोप्राइटरशिप में हमने क्या पढ़ा था कि वो पर्सन इतनी मेहनत करता है तो उसका रिटर्न उसको खुद को मिलता है, तो वो खुद मोटिवेट होता है कि मैं अच्छा काम करूं, क्योंकि वो अकेला ही प्रॉफिट को एंजॉय कर रहा है। पर यहाँ पर इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट होता है, यानी किसी एक पर्सन की नहीं होती कंपनी, इस वजह से कोई भी ज़्यादा ध्यान इस पर नहीं देता है। तो ये एक डिसएडवांटेज रहता है कि वर्किंग जो होती है वो इम्पर्सनल होने के कारण प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं बन पाता है वहाँ पर। न्यूमरस रेगुलेशन, एक और देखिए इसका डिसएडवांटेज क्या है, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन होते हैं जिनको ध्यान में रख कर ही सारी फंक्शनिंग करनी होती है, तो इतने सारे रूल्स रेगुलेशंस होना भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो ये भी एक डिमेरिट है। फिर डिले इन डिसीजन, क्योंकि जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उन सब की परमिशन और वोटिंग के बाद ही डिसीजंस लिए जाते हैं, और इतने सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं कि सब एक ही ओपिनियन के साथ में अपने अपने वोट दे, ऐसा बहुत मुश्किल होता है, तो डिसीजन लेने में काफ़ी डिले हो जाती है। सोल प्रोप्राइटरशिप में बहुत बड़ा बेनिफिट था कि क्विक डिसीजन थे, क्योंकि सिंगल पर्सन लेता था डिसीजन और उसको किसी के ओपिनियन की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती थी। बट यहाँ पर नहीं है, यहाँ डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट है। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट है, इसका मतलब सभी लोग अपने अपने वोट देने की राइट रखते हैं, और सबका ओपिनियन जब तक नहीं होगा तब तक यहाँ डिसीजन नहीं होते हैं, यानी मेजॉरिटी तो एटलीस्ट होनी चाहिए, तो जब मेजॉरिटी होगी तभी डिसीजन लिए जाएंगे, इसीलिए यहाँ डिले हो जाता है डिसीजंस में। नेक्स्ट देखिए, ओलिगार्चिक मैनेजमेंट, इसमें ये प्रॉब्लम आती है कि जब हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो मेंबर होते हैं सिर्फ वही लोग सारे डिसीजन लेते हैं, पूरी कंपनी का कंट्रोलिंग अपने हाथ में रखते हैं, तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो डिसीजन लेते हैं ना, उसी हिसाब से कंपनी चलने लग जाती है और चलती रहती है। तो कहने को तो ये डेमोक्रेटिक यहाँ पर कंट्रोलिंग होती है, पर कितने लोगों के हाथ में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में ही ये कंट्रोलिंग रह जाती है, और सिर्फ उनके कहने से ही सारे डिसीजन लिए जाते हैं। तो ये मैंने टेबल बना दी जिस पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठे हैं। अब ये टेबल पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो डिसीजन लेते हैं वही डिसीजन हो जाता है, और वो उन्हीं की कंट्रोलिंग पूरी चलती है, इसीलिए इसका नाम रखा है ओलिगार्चिक मैनेजमेंट, कि यहाँ पर डेमोक्रेटिक की बजाय क्या हो जाता है, कुछ लोगों का अधिकार हो जाता है डिसीजन लेने पे। नेक्स्ट देखिए, कॉन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, सबका अपना अपना ओपिनियन है, तो उनके इंटरेस्ट में क्या हो जाता है, टकराव होने लग जाता है। साथ ही साथ शेयर होल्डर्स का ओपिनियन अलग है, वो चाहते हैं हमें ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड मिले, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहते हैं कि डिविडेंड ज़्यादा पे नहीं करे, फर्म अपने पास में प्रॉफिट्स रखे, एम्प्लॉयज़ चाहते हैं हमें ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी मिले, मैनेजर्स चाहते हैं कि उन्हें अच्छी सैलरी मिले और एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा से ज़्यादा वर्क कराएं। तो क्या है, सारे के सारे ग्रुप में इंटरेस्ट में कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाता है, आपस में उनके इंटरेस्ट चकराने लग जाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है कंपनी में, जिसकी वजह से स्ट्राइक्स और इस तरीके की चीज़ें होने लग जाती है। तो ये आपके डिमेरिट्स थे जॉइंट स्टॉक कंपनी के। होप करती हूँ आपको समझ आया होगा। तो ये हमारा जॉइंट स्टॉक कंपनी का पूरा टॉपिक आज क्लियर हुआ। जॉइंट स्टॉक कंपनी 1956 एक्ट के अंडर फॉर्म होती है, पर अब 2013 वाला एक्ट भी आ गया है, तो उसके अंडर इसका फॉर्मेशन होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, और उसके बाद हमने देखा इसके फीचर्स स्टडी किए, फिर फीचर स्टडी करने के बाद हमने मेरिट्स एंड डिमेरिट्स देखे। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी कंप्लीट होता है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत लंबा प्रोसेस है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप बोर्ड्स में लीजिए या अदर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड लीजिए, सब में पूछा जाता है। तो आपको जॉइंट स्टॉक कंपनी समझ आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ आया तो प्लीज़ लाइक करिए, अपने हाथ को रोके मत, लाइक करिए और मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए।